हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 53 और आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं, वो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पर बातें छोड़ी थी, उसके आगे कंटिन्यू करना है। आई होप आपको लास्ट वीडियो देख के ये बातें तो समझ में आ गई होंगी कि रियलाइज़ेशन अकाउंट डिसॉल्यूशन के केस में कैसे बनता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट ही रहेगा और हम लोग आज डिटेल में बहुत सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं स्टेप नंबर 1 फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट। ये हमारा पहला टॉपिक है। हम लोग स्टेप नंबर 1 में सारे एसेट्स को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके और सारी लाइबिलिटीज़ को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एसेट्स, फिर हम लोग लाइबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे। इतनी बातें तो हम लोग समझ गए हैं कि बैलेंस शीट में जितने एसेट्स दिख रहे हैं वो सारे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये बात आपको कल की वीडियो देखने के बाद समझ में आ गई थी। तो कौन-कौन सा ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो बात मैं पहले यहाँ लिखता हूँ। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट लेजर हम लोग बना रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जो कि लास्ट वीडियो के एग्जाम्पल में था पीएनएल का डेबिट बैलेंस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये इसके लिए तो हमने एक सेपरेट लेजर बाद में समझना है, सेपरेट अकाउंट बनता है और इनको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बातें तो मूल रूप से हम लोग लास्ट वीडियो में समझ चुके थे। उसके बाद जो बैलेंस शीट में हमने तीसरे टाइप के एसेट्स का डिस्कशन किया था, वो था कि वैसे एसेट्स against which provision or reserves are created। अब इनका ट्रीटमेंट भी हमने वहाँ पे आपको सिखाया था और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से लिखा दे रहा हूँ। अच्छा, आप ये वाली एंट्री मैं बता दूँ एक बार। अच्छा, मैं ये वाली एंट्री बता देता हूँ, पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे होगा ए कैपिटल अकाउंट टीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर जो भी पार्टनर है, टू पीएनएल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो सॉरी, मैं भूल गया था। वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो किसी के अगेंस्ट में प्रोविजन बना होगा, किसी के अगेंस्ट में रिजर्व बना होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल प्रोविजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और रिजर्व का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो प्रोविजन में तो दो बातें आ गई, या तो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखेगा, जो हमने लास्ट की वीडियो में जो एग्जाम्पल उठाया था उसमें डिस्कस भी किया था। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी दिख सकता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इन दोनों का ही ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा। रिजर्व में हो सकता है आपको मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व के नाम का कोई रिजर्व दिखे, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने लास्ट के एग्जाम्पल में देखा भी था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखे। तो रिजर्व को लेके ये दो रिजर्व्स हो सकते हैं, प्रोविजन को लेके इट माइट बी पॉसिबल दो रिजर्व्स हो सकते हैं, दो प्रोविजन हो सकते हैं। दिखेगा कैसे बैलेंस शीट में, देखिए मैं वो आपको बता देता हूँ। इस तरीके से बैलेंस शीट होगी।
यहाँ पे लिखा होगा डेटर्स वाला, तो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, तो आज मैं डिप्रिसिएशन वाला बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है प्लांट, प्लांट दिख रहा है आपको 10 लाख रुपए का, और आपको यहाँ पे बता रहा है कि देर इज अ प्रोविजन अगेंस्ट दिस प्लांट इज ऑफ ₹2 लाख। तो आपका 8 लाख रुपए का बुक वैल्यू मतलब बच रहा है, देखा जाए तो मतलब जो कंसर्न्ड वैल्यू है, जो बचा हुआ एसेट्स है वो 8 लाख का है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो एंट्री करनी होगी वो इस तरीके से, पहले मैं आपको रियलाइजेशन की पोस्टिंग बता देता हूँ, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ। तो आप देखो, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में प्लांट को इस जगह लेके जाओगे उसके ओरिजिनल वैल्यू पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्लांट सन्ड्री एसेट्स लिखोगे, और यहाँ पे 10 लाख रुपीस लिखोगे। ठीक है बेटा। दूसरा, जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है वो आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, और यहाँ पे आप लिखोगे बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख रुपीस। ये आपका पोस्टिंग होगा। और अगर आप जर्नल एंट्री की बात करोगे तो दो जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पे होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू प्लांट अकाउंट 10 लाख, 10 लाख, और यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व के केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो हमने लास्ट के ही क्लास में आपको एग्जाम्पल से समझाया। मैं मशीन रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो मशीन है वो बुक में 1 लाख रुपए की दिख रही है, और यहाँ पे ये वैसे भी हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व के नाम का आपको 20,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। तब आप इसको कैसे करोगे वो देखो। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे तो एक बात समझना, ये सन्ड्री एसेट्स के बैनर के तले दिखेगा और ये सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के बैनर के तले दिखेगा। पर यहाँ पे आप जो ये रिज़र्व है, ये रिज़र्व में आपको इस तरफ जो आप ट्रांसफ़र करोगे, ये आप सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में नहीं दिखाना, आप इसको अलग से दिखाओगे बाय बाय मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट 20,000, जैसे इन्वेस्टमेंट के केस में दिखाया था। सन्ड्री लाइबिलिटीज में इसको कभी आप नहीं दिखाओगे। बाकी जो ये मशीन है वो तो सन्ड्री एसेट्स में ही दिखेगी, है ना, ये सन्ड्री एसेट्स में ही दिखेगी, और दिखेगी टू मशीन अकाउंट 1 लाख, और इसकी एंट्री भी सेम वैसे ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे दिखेगा मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एसेट्स के लिए। पहला, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, बैलेंस शीट में आपको 4 तरीके के अलग अलग एसेट्स दिखेंगे। पहला कैश एंड बैंक बैलेंस, दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आप इनको डिफर्ड कैश एंड बैंक को तो सेपरेट अकाउंट में लेके जाओगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिफर्ड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगे। फिर कुछ ऐसे भी एसेट्स दिखेंगे जिसके अगेंस्ट में प्रोविजन बना हो या रिजर्व बना हो, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, इस तरीके से आप करोगे। बाकी इसके अलावा जो भी एसेट्स होंगे, ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। जी, आप सोच रहे होगे कि सर अभी तक इस गुडविल की बात क्यों नहीं की आपने? अगर आपके बुक में गुडविल दी होती है तो उसे कौन सी गुडविल बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड नहीं। इसको कौन सी गुडविल बोलेंगे बेटा? परचेज गुडविल। अगर आपके बुक्स में बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल अगर दिखती है तो आप मत सोचना, कुछ भी मत सोचना, आप उसको ट्रांसफर कर देना। विल बी ट्रांसफर्ड
टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। बस कुछ भी दिखे, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्स वाई जेड, आप सब उठा के रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पुट कर देना। और एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स, और सारे अमाउंट को एक्यूमुलेट करके आप लिखोगे टोटल करके। तो आई होप आपको एसेट्स के स्टेप 1 की सारी बातें समझ में आ गई। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स दिखेंगे उन सब की एंट्री पोस्टिंग कैसे होनी है ये मैंने आपको बता दी। अब हम लोग का फोकस होगा लाइबिलिटी साइड के ऊपर। जी, अब हम लोग लाइबिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए क्या क्या बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। पहले तो आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितनी लाइबिलिटीज दिखने वाली हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आप देखोगे वो आपको दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका हम लोग सेपरेट लेजर बनाते हैं, जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आप इसको रियलाइजेशन में तो लेके नहीं जाने वाले। और वैसे भी ये कौन सी लाइबिलिटी होती है? तो ये होती है इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। आइए आगे की बात करते हैं। फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या दिखता है? फिर दिखता है सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या दिखता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या क्या होता है इसमें? इसमें आ जाता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, कंटिंजेंसी रिजर्व, और ये सब जो है वो ट्रांसफर होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको भी आप नहीं छेड़ोगे रियलाइजेशन बनाते वक्त। ये भी होती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। सर आप यहाँ पे दो बातें भूल रहे हो। इससे पहले के चैप्टर्स में आप यहाँ पे आईएफआर और डब्ल्यूसीआर भी लिखते थे, बेटा अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आईएफआर और डब्ल्यूसीआर हम लोग अलग से बताएंगे, अलग से उसका ट्रीटमेंट है। आईएफआर को तो मैंने आपको समझा दिया, अब डब्ल्यूसीआर के ऊपर अलग से पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। अभी आप आगे पढ़िए। उसके बाद सर फिर आगे बढ़ते तो हमें दिखता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में दो पार्टनर में से एक पार्टनर ने खुद के नाम से लोन दिया हुआ था। तो उसके लिए भी हमने बात की थी कि सेपरेट लेजर बनता है और वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, होते हैं ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बट पार्टनर्स के लिए होते हैं, तो ये बाद में बात करेंगे। तो सर फिर बात क्या करनी है लाइबिलिटी साइड में? तो आप सारे छोड़ते जा रहे हो। नहीं बेटा, है ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टुवर्ड थर्ड पार्टीज, टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। सर ये क्या होते हैं? होते हैं, नाम याद करते चलो। पहला होता है क्रेडिटर्स। क्या होता है? क्रेडिटर्स। फिर क्या होता है? बिल्स पेबल। फिर क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट थर्ड पार्टी हो गई? हाँ सर बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है और ये रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल जाएगी। उसके बाद क्या होते हैं? बैंक लोन, बड़े वाले लॉन्ग टर्म सिनेरियो वाले। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो सर मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में ही हिंट किया था। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है पार्टनर्स रिलेटिव लोन। पार्टनर्स रिलेटिव लोन। अब रिलेटिव में ब्रदर, वाइफ, एक्स वाई जेड कुछ भी आ गए, तो ये सारे हमारे ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, बैंक लोन, ईपीएफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स, रिलेटिव लोन, ये सब ट्रांसफर होंगे और इसकी एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन
अकाउंट। आई होप आपको बैलेंस शीट देख के कौन से आइटम कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, किसको आप किस समय किधर प्लेस करोगे, ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का स्टेप नंबर 1, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, आज मैंने डिटेल में समझाया। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या होता है? सबसे पहले होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। और मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो एसेट्स है वो 3 तरीके से बिक सकते हैं, है ना? 3 तरीके से रियलाइज किए जा सकते हैं। पहला, इन कैश, आउटसाइडर को बेच के, सोल्ड टू आउटसाइडर्स। दूसरी बात, सोल्ड टू पार्टनर्स, या आप अपने लैंग्वेज में पढ़े तो टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। और तीसरी बात जो होती है वो होती है टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं बेटा, है ना? पहला सिनेरियो, आपने बेचा, आपको बाहर वाले ने कैश दे दिया। दूसरा, आपने बेचा, आपको बाहर वाले ने सॉरी आपने बेचा और आपके खुद के पार्टनर्स ने ही खरीद लिया। और तीसरा, आपके क्रेडिटर ने बोला यार मुझे ही दे दो, मेरी लाइबिलिटी के साथ इसको एडजस्ट कर लो। तो ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 आपको तंग कर सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, रियलाइजेशन इन कैश। ये बहुत सिंपल है, आप इसकी एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसे मिल गए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, पैसे मिल गए बेटा, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो। दूसरा, पैसे नहीं मिले बट पार्टनर का कैपिटल तो मेरे ही पास है, पार्टनर का कैपिटल तो अभी हमने पे नहीं किया है, तो पार्टनर को वैसे भी उसका कैपिटल पे करना है क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है। अच्छा है ना, वो एसेट्स ले जा रहा है तो वैसे केस में हम लोग पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमारे थोड़ी कम हो गई। तो आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, जो भी पार्टनर उठाएगा, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सुपर्ब सर, सुपर्ब। अब टेकन ओवर बाय पार्टनर या टेकन ओवर बाय क्रेडिटर के केस में क्या होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए, इसके लिए एक स्टार लगा दीजिए और यहाँ पे स्टार को एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टार 1, ये टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। चलिए, जनरली तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री, क्योंकि क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे है और एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे है। अगर ये दोनों आपस में सेटल करते हैं तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कोई एंट्री ही नहीं बनती है। तो सर फिर एंट्री कब बनेगी? तो उसके लिए एक सिनेरियो मैं लेता हूँ, क्या एंट्री होगी, थोड़ा बात समझिएगा ध्यान से। क्या हुआ कि हमारे जो बैलेंस शीट था, हमारा बैलेंस शीट, उसमें जो हमारा क्रेडिटर था वो था 1 लाख रुपए का। ये बैलेंस शीट बता रहा हूं मैं, एकदम रियलिटी लगेगी आपको, ध्यान से देखना। हमारे पास जो फर्नीचर था वो फर्नीचर था 90,000 रुपए का। कितने का था? 90,000 रुपए का। अभी क्या हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट बना, बाकी सारे एसेट्स के साथ ये फर्नीचर रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे 90,000 पुट हो गया और बाकी सारी लाइबिलिटीज के साथ ये क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पुट हो गया 1 लाख। यहां तक की कोई बातें आपको दिक्कत तो नहीं दे रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दे रही। अब यहां पे एक लाइन और लिखा हुआ था, क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज।
तो यहां पे जो वर्ड आपको हाईलाइट करना है वो करना है फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, क्रेडिटर्स ने 90,000 का फर्नीचर अपने 1 लाख के अगेंस्ट में एक्सेप्ट कर लिया और वो खुशी खुशी अब बोल रहे हैं बिजनेस से मुझे और कोई पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री फॉर सच ट्रांजैक्शन। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एक केस में, क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹70,000 एंड बैलेंस इन कैश। अब यहां दिक्कत आती है क्योंकि यहां कहीं पे भी फुल पेमेंट नहीं लिखा हुआ है। यहां पे जो शब्दों का यूज किया गया है कि क्रेडिटर्स फर्नीचर का वैल्यू पहले लगाते हैं 70,000, 90,000 की जगह वो वैल्यू कितना लगा रहे हैं? 70,000, और फिर वो बैलेंस जो है कैश में लेंगे। तो आप इस केस में क्या करोगे? सबसे पहले निकालोगे ड्यूज कितना था, तो ड्यूज था 1 लाख। इसमें से आप माइनस करोगे कि वो फर्नीचर का एग्री कितना कर रहे हैं वैल्यू लेने का, तो एग्री कर रहे हैं 70,000। तो बैलेंस कितना बचा? 30,000। तो अब क्या होगा कि फॉर 70,000 देयर विल बी नो एंट्री फॉर 70,000। बट 30,000 का तो पेमेंट वो ले रहे हैं ना, तो ओनली 30,000 का पेमेंट के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, 30,000 रुपीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है बेटा, आप ध्यान से सुनना। अगर कोई एसेट्स आपके क्रेडिटर्स के द्वारा टेक ओवर हो जाए, ऐसे कंडीशन में दो कहानी बन सकती है। पहली कहानी में फुल पेमेंट शब्द ढूंढना, क्या फुल पेमेंट फुल पेमेंट फुल पेमेंट हो रहा है? अगर फुल पेमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट, फुल पेमेंट, जो भी शब्द मिले तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर कह रहा है कि बैलेंस का पेमेंट करो, बैलेंस का, तो वैसे कंडीशन में जितना वैल्यू पे एसेट्स वो एग्री किया है टेक ओवर करने के लिए, उतने से एंट्री नहीं होगी, और जो बैलेंस आप पे करोगे उसके ड्यूज में से एग्रीड अमाउंट लेस करके उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये तीनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। एसेट्स का रियलाइजेशन कैश में भी हो सकता है, एसेट्स का रियलाइजेशन पार्टनर्स के थ्रू भी हो सकता है उनके कैपिटल को रिड्यूस करके, और एसेट्स का रियलाइजेशन आपके क्रेडिटर्स के सेटलमेंट के साथ भी हो सकता है। अब सर कुछ सीबीएसई के गाइडलाइंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने भी समय समय पे कुछ कुछ गाइडलाइंस लिखी है। पहला गाइडलाइन है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट इज इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स। क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एसेट्स को लेके अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो पहला वो देखना कि क्या वो एसेट्स टेंजिबल है। अगर वो टेंजिबल है तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी विल बी कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड वैल्यू। मतलब ये आप मानोगे कि कम से कम फर्नीचर 24,000 का बुक में लिखा है तो इतने का तो बिक गया होगा। दूसरा, अगर वो एसेट्स इनटेंजिबल है, पेटेंट्स है, गुडविल है, एक्सेट्रा, तो वैसे कंडीशन में जीरो, आप मानोगे कि उसने जीरो वैल्यू रियलाइज्ड करी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर से बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एसेट्स को लेके कोई कमेंट नहीं है, आपको नहीं बता रहा, आपको अलग-अलग एसेट्स के रियलाइज़ेशन के बारे में लिखा था, फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, तो आप फर्नीचर को मानोगे कि बैलेंस शीट में जितने वैल्यू पे लिखा है, उतना तो रियलाइज़ कर लिया होगा इसने। और सेम अगर इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो आप मानोगे कि इनटेंजिबल एसेट्स ने कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया, वो कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, ज़ीरो हो गया। अब सेकंड पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आप एडवांस में अपने एम्प्लॉइज को दे देते हो, सैलरी दे दी, किसी के घर में शादी थी तो आपने बेचारे ने आपसे एडवांस मांगा, आपने दे दिया, एक्रूड इनकम है। मतलब आपने कहीं से इनकम रियलाइज किया, कोई किसी ने आपको कमीशन देना था, आपने काम कर दिया, आपका कमीशन बनता था, एक्रू हो गया था, पर आगे से आपको मिला नहीं और अब आपका बिजनेस बंद हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके बैलेंस शीट में तो वो एसेट साइड पे दिखता रहेगा, करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। तो आप उसको एज्यूम करोगे टू हैव realized at no value if nothing is given in question। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आएंगे। प्लीज रट्टा मार लेना। टेंजिबल एसेट्स बुक वैल्यू, इनटेंजिबल एसेट्स जीरो, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम भी जीरो इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। तो अब स्टेप नंबर 3 है फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर यहां पे भी 3 पॉइंट्स बनते हैं और ये बहुत छोटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। लाइबिलिटीज पेड इन कैश क्वेश्चन में लिखा हुआ है और जितना भी पेमेंट है वो क्वेश्चन ने खुद बताया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट देयर टू कैश टू बैंक। सिंपल। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइबिलिटीज आर ऑल्सो टेकन ओवर बाय पार्टनर। इस केस में क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनर कोई भी क्रेडिटर्स या फिर उनकी वाइफ का ही लोन को अगर वो चाहता है कि वो अपने एंड से पे कर दे, तो वो कर सकता है। इस केस में क्या होगा कि फिलहाल वो लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट से पे कैश में नहीं होगी, पर वो दिखा दी जाएगी कि पार्टनर्स को देनी है, उस रिस्पेक्टिव पार्टनर को देनी है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट जोड़ के उनको लास्ट में दे दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर to respective partners कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई लाइबिलिटी एडजस्ट हो एसेट्स के साथ, एडजस्टेड विथ एसेट्स, तो ये अभी अभी मैंने आपको समझाया, इस केस में नो एंट्री। फुल सेटलमेंट वाली बात कर रहा हूं मैं, जितना भी पार्ट पेमेंट सेटल होगा या फुल सेटलमेंट होगा, उसकी दोनों की एंट्री कहाँ होगी। एग्जाम्पल 1 में 1 लाख का था, एग्जाम्पल 2 में 70,000 का था। तो क्या 1 लाख और 70,000 की एंट्री हुई? नहीं हुई ना। तो जितना वो एसेट्स के साथ सेटल होगा उसकी एंट्री नहीं होगी, रिमेनिंग जो पे होगा उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी जाएगी। अब इस केस में बताओ सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सीबीएसई का क्या गाइडलाइन है? जी लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about the payment of liability, it has to be paid out in full। मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ दोनों वीडियो को अच्छे से देखना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का वैरायटीज जर्नल एंट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको दोनों वीडियोस पसंद आए होंगे और बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेके। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।